सरकार ने हाल ही में यूपीएस लॉन्च किया है। यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। लेकिन इससे पहले दो स्कीम और चल रही हैं पेंशन को लेकर। एक चल रही है ओपीएस और एक चल रही है एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम, और ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम। अब ये तीन तरह की पेंशन स्कीम्स हैं, तो लोगों के जहन में ये सवाल निकल कर आता है कि आखिर ये तीनों पेंशन स्कीम्स क्या हैं, इनमें फ़र्क क्या है और कौन सी किसके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकती है और किसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो अगले कुछ मिनट में हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे और आसान भाषा में कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस, ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इन तीनों में फर्क क्या है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पेंशन स्कीम जो है, ये तीन पेंशन स्कीम है जिनको आपको मैं बता ही चुका हूं। अब इनके अंदर जाते हैं, अलग अलग पॉइंट्स को लेकर इनका डिस्कशन और इनका डिफरेंस हम देखेंगे। सबसे पहले हम पेंशन राशि की बात करते हैं। देखिए, ओपीएस जो पेंशन राशि है उसमें किस तरह से पेंशन मिलेगी। जो अंतिम आहरित वेतन है यानी कि जो आपने लास्ट ड्रॉन सैलरी जो आपकी है उसका 50% पेंशन प्लस डीए, ये डीएनएस अलाउंस जो होता है ये सरकार बढ़ाती भी रहती है, ये उसका सूत्र रहेगा। ठीक है, ये ओल्ड पेंशन स्कीम है जो कई सालों से चली आ रही है। ये फिर है नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम में बाजार से जुड़ी पेंशन प्रदान की जाती है, यानी कि ये जो पैसा होता है ये बाजार में इन्वेस्ट किया जाता है विशेषज्ञों के द्वारा, और उस वक्त जो मार्केट की स्थिति है उसके हिसाब से आपको यहां पर पेंशन मिलती है। फिर अगर हम यूपीएस की बात करें, यानी कि जो अभी लॉन्च की है केंद्र सरकार ने नई, उसमें जो आपकी रिटायरमेंट है, सेवानिवृत्ति से ठीक पहले पिछले 12 महीने को औसत मूल वेतन का, जो आपकी बेसिक सैलरी है, आप रिटायर हुए हैं उससे ठीक 12 महीने पहले का हम लेंगे, उसका जो एक एवरेज मूल वेतन निकल आता है उसका 50% पेंशन होती है, प्लस जो डीएनएस अलाउंस हमने आपको बताया डीए। लेकिन इसमें 10 से 25 वर्ष के बीच की सेवा अवधि के अनुसार ये इसको काउंट किया जाता है। तो ये पेंशन राशि है। इसके बाद अगर हम बात करें फैमिली पेंशन, यानी कि अगर मान लीजिए जो सेवा करने वाला था जो सेवानिवृत्त हो गया, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो फैमिली को पेंशन, पारिवारिक जो पेंशन होती है वो किस तरह से मिलेगी। ओपीएस की सबसे पहले बात करते हैं। ओपीएस में देखिए, मूल वेतन का जो 60% या फिर फैमिली पेंशन का 30% पेंशन प्लस उसमें डीए, ये ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलेगा। इसके बाद अगर हम एनपीएस की बात करते हैं तो इसमें पारिवारिक जो पेंशन है वो सेवानिवृत्ति के समय संचित धनराशि और वार्षिक योजनाओं पर, जो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मार्केट पर डिपेंड करती है, उन पर ये डिपेंड करेगा कि फैमिली को क्या पेंशन मिलेगी। और यूपीएस जो नई अभी लॉन्च हुई है स्कीम, उसमें कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसकी परिवार को 60% पेंशन मिलेगी। ये पेंशन परिवार को किस तरह से मिलेगी उसका हमने आपको डिफरेंट बताया। फिर कम से कम कितनी पेंशन जिसकी गारंटी दी जाती है। अगर हम ओपीएस की बात करें तो इसमें 9,000 प्लस डीए, ये न्यूनतम पेंशन होती ही होती है। एनपीएस में इसका कोई प्रावधान ऐसा नहीं है क्योंकि मार्केट पर डिपेंड करता है। और यूपीएस की अगर हम बात करें तो इसमें 10,000 रुपए प्लस डीए, लेकिन 10 साल की सेवा अवधि पूरी होने पर ही ये मिलेगा। इससे पहले अगर मृत्यु हो जाती है तो इसको लेकर, इसमें इसका जो यूपीएस का जो पूरा ड्राफ्ट आया है उसमें इसको लेकर कुछ स्पष्ट नहीं है, उसका कोई ड्राफ्ट में कुछ जिक्र नहीं है कि उसको किस तरह से काउंट किया जाएगा। इसके बाद हम बात करें जो पेंशन में भागीदारी होती है, हिस्सेदारी होती है, कर्मचारी की होती है और सरकार की होती है। तो किस तरह की भागीदारी होती है। ओपीएस में पेंशन योगदान के लिए कोई वेतन कटौती नहीं होती है। एनपीएस में मूल वेतन का 10% प्लस डीए, ये उसमें जुड़ता है कर्मचारी की तरफ से। और यूपीएस नई पेंशन जो स्कीम है अभी जो लॉन्च हुई है उसमें मूल वेतन का 10% प्लस डीए, यानी कि इन दोनों में समानता है। एनपीएस और यूपीएस में कर्मचारी का जो योगदान है, अंशदान है उसमें। इसके बाद अगर हम बात करें सरकार का, जो सरकार अपनी तरफ से देती है उसका क्या योगदान रहता है। पूरा खर्च सरकार उठाती है, सरकार की तरफ से जो भी उसका हिस्सा होता है ओपीएस में। एनपीएस में मूल वेतन का 14% सरकार अपनी तरफ से जमा करवाती है। यूपीएस में इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, यहां से थोड़ा सा बढ़ाकर इसको 18.5% कर दिया गया है। ये सरकार की तरफ से इसमें जुड़ेगा। फिर इसके बाद अगर हम कम्यूटेड कॉर्पस की बात करते हैं तो ओपीएस में ये जीपीएफ जो होता है अपना जनरल प्रोविडेंट फंड, उसका 100% ओपीएस में मिलता है। एनपीएस में सिर्फ 60% मिलता है जो कि टैक्स फ्री है, उस पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। बाकी जो 40% बचा हुआ है वो पेंशन के लिए इन्वेस्ट किया जाता है जिससे आपको पेंशन मिलती है। इन्वेस्ट का मैंने आपको बताया एनपीएस में मार्केट में इन्वेस्ट होता है। यूपीएस में फिलहाल इसको लेकर कुछ स्पष्ट नहीं है, इसका कोई जिक्र अभी तक देखने को नहीं मिला है। इसके बाद वीआरएस अगर आप लेते हैं, यानी कि आपकी जो सेवा अवधि है वो पूरी होने से पहले अगर आप रिटायरमेंट लेते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, तो
ओपीएस में आप पेंशन के लिए पात्र होते हैं अगर आप पहले अगर सर्विस पूरी होने से पहले रिटायरमेंट लेते हैं, वीआरएस लेते हैं तो। एनपीएस में कमिटेड कॉर्पस का 20% मिलेगा, बाकी जो 80% बचता है वो पेंशन के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा मार्केट में। और यूपीएस में सेवा अवधि पूरी होने पर ही पेंशन मिलेगी, यानी कि अगर आप इसमें वीआरएस लेते हैं तो आपको किसी तरह की कोई पेंशन का इसमें प्रावधान नहीं है। फिर इसके बाद ये आप देखें कि आप ये समझ पा रहे होंगे कि ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस इसमें बेसिक फर्क क्या है, ये हमने आपको बताने की कोशिश की। तो मेरे ख्याल से आप आसान भाषा में समझ गए होंगे कि इन तीनों में फर्क क्या है, कौन सा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और अलग अलग अगर आप इसको एंगल से देखते हैं, चाहे आप अपने योगदान से, सरकार के योगदान से, वीआरएस को लेकर, इन सबको अलग अलग तरीके से आप देखते हैं तो आपके लिए कौन सी स्कीम बेनिफिशियरी हो सकती है।